Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मनोविज्ञान का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे एक नंबर 100% आता है, चाहे वो सीटेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, सब में एक नंबर आता है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक। दोस्तों, बाल विकास को कह सकते हैं या विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, उनको बताया गया है इस टॉपिक में। और सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो विकास को प्रभावित करता है, वह वंशानुक्रम या आनुवंशिकी है। तो दोस्तों देखिए, वंशानुक्रम या इसी को आनुवंशिकी कहते हैं, यह विकास को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। चूँकि यह प्रकृति से प्राप्त है, नेचुरली प्राप्त है, इसीलिए इसे प्रकृति से संबंधित कहा जाता है। और जो नेचुरली प्राप्त होता है, प्रकृति से प्राप्त होता है, उसे आप जन्मजात भी कह सकते हैं। यानी वंशानुक्रम से कुछ गुण और लक्षण जो होते हैं वो जन्मजात ही प्राप्त हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा है वंशानुक्रम एक स्थिर संरचना है, अर्थात वंशानुक्रम एक फिक्स संरचना है कि माता पिता से कुछ न कुछ लक्षण और गुण 100% फिक्स है कि बच्चों में जाएगा ही। तो ये 3 पॉइंट और तीनों पॉइंट आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, इनको आप ध्यान रखें। अब देखिए, यहाँ पे बात हो रही है वंशानुक्रम या आनुवंशिकी की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वंशानुक्रम होता क्या है। माता पिता से जो भी गुण या लक्षण बच्चों में आ जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, यह गुण जो आते हैं यह आते हैं जीन्स के द्वारा, या आप कह सकते हैं कि ढेर सारे जीन्स मिल के बनाते हैं एक गुणसूत्र। तो गुणसूत्र के द्वारा या ढेर सारे गुणसूत्र मिल के एक बनाते हैं डीएनए। तो डीएनए के द्वारा, तो चाहे डीएनए लिखा रहे, चाहे जीन्स लिखा रहे, चाहे गुणसूत्र लिखा रहे, इन्हीं के द्वारा माता पिता के लक्षण या गुण जो होते हैं वो कहाँ पे आते हैं, बच्चों में। जैसे मान लीजिए एक कोशिका है, तो कोशिका का केंद्रक होता है और उसी केंद्रक में एक धागे जैसी संरचना होती है जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। और क्रोमैटिन में ही पाया जाता है क्या, गुणसूत्र। और सामान्य मानव में गुणसूत्र की संख्या जो होती है वह 23 जोड़ी होती है, अर्थात 46 होती है, जिसमें से 22 जोड़ी जो होते हैं वो पुरुष और महिला दोनों में सेम होते हैं, जिन्हें हम ऑटोसोम्स कहते हैं। और यह बालों के कलर, लंबाई, बुद्धि की योग्यता आदि का निर्धारण करते हैं। और जो एक जोड़ी होता है वह सेक्स क्रोमोसोम होता है और यह लिंग का निर्धारण करता है। और एक जोड़ी जो होता है वो पुरुष और महिला में अलग अलग पाया जाता है। महिला में XX पाया जाता है जबकि पुरुष में XY पाया जाता है। अगर यहाँ पे महिला से X आया और पुरुष से Y आया तो XY हो जाता है, लड़का पैदा होता है। अगर महिला से X आया, पुरुष से भी X आया तो XX होता है, तो लड़की पैदा होती है। अर्थात आप कह सकते हैं कि लिंग के निर्धारण के अलावा जितने भी गुण या लक्षण होते हैं सब के सब कहाँ से आते हैं, ऑटोसोम्स गुणसूत्र के द्वारा आते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए वंशानुक्रम। मान लीजिए वंशानुक्रम में माता पिता के कुछ गुण या लक्षण बच्चों में आते हैं, तो हम एक लक्षण केवल लेते हैं लंबाई का। मान लीजिए माता और पिता दोनों लंबे हैं, तो बच्चे में ऐसी योग्यता आएगी कि उसकी भी लंबाई क्या होगी, ज़्यादा होगी। उसकी भी लंबाई क्या होगी, ज़्यादा होगी। कम भी हो सकती है, लेकिन वह आप जो है बायो में पढ़ेंगे। यहाँ पे बस ये हम लोग समझना है कि क्या बालक का विकास जो होता है उसके पूर्वजों से, अर्थात वंशानुक्रम से, अर्थात माता पिता से प्रभावित होता है कि नहीं होता। तो देखिए, माता पिता दोनों लंबे हैं तो 75% चांस होता है कि बच्चा भी क्या होगा, लंबा होगा। तो देखिए, बालक का विकास जो है वंशानुक्रम से प्रभावित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बच्चों के विकास में माता पिता या कह सकते हैं कि वंशानुक्रम का कुछ प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, पड़ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि बालक का विकास जो होता है उसके वंशानुक्रम से प्रभावित होता है, अर्थात वंशानुक्रम या आनुवंशिकी बालक के विकास को प्रभावित करने वाला एक कारक है। वैसे ही बात करें, माता पिता दोनों तीव्र बुद्धि के हैं तो बच्चे में भी एक योग्यता आएगी, वह होगी तीव्र बुद्धि की योग्यता। क्या होगी, तीव्र बुद्धि की योग्यता होगी। तो देखिए, यहाँ पे बालक में उसके पूर्वजों से, उसके आनुवंशिकी से, उसके वंशानुक्रम से लक्षण आ रहा है कि नहीं, तो इसका मतलब इसके पूर्वज जो है इसको प्रभावित कर रहे हैं। तो इसके जो है विकास को इसके पूर्वज अगर प्रभावित कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि बालक के विकास को वंशानुक्रम प्रभावित करता है। वैसे ही रंग रूप की बात करें, दोनों काले हैं तो बच्चा भी काला होगा, दोनों गोरे हैं तो बच्चा भी गोरा होगा। तर्क शक्ति या बुद्धि की बात करें, तर्क शक्ति करने में अगर उनके पूर्वज माता पिता तेज हैं तो बच्चा भी तर्क शक्ति करेगा। वैसे रोगों में देखिए हीमोफीलिया होता है, जिसमें ब्लड बहने लगता है तो बंद नहीं होता है, तो ये भी वंशानुक्रम चला जाता है। तो आप किसी भी चीज़ से नहीं, आप
हीमोफीलिया से ही समझ लीजिए कि यह रोग जो होता है माता पिता से बच्चों में आ जाता है, या वंशानुक्रम रोग है। इसका मतलब कि बच्चों का विकास जो है माता पिता प्रभावित करते हैं, और माता पिता प्रभावित करते हैं तो इसका मतलब है कि बच्चों के विकास में आनुवांशिकी या वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो ब्लाइंडनेस ले लीजिए, तो जिसमें लाल का पीला, पीला का लाल, लाल का हरा, हरा का लाल दिखाई देता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ फैक्ट हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है कि 46 क्रोमोसोम्स प्लस एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21, जैसे 46 गुणसूत्र तो हैं ही, 46 गुणसूत्र कुल हमारे सामान्य मानव में है। तो जो 21 गुणसूत्र है, कभी कभी ये होता है जैसे 21 गुणसूत्र दोनों में सेम होना चाहिए, तो कभी कभी यह होता है कि 21 गुणसूत्र जो होता है वो एक अतिरिक्त आ जाता है। क्या हो जाता है? एक अतिरिक्त आ जाता है, केवल एक। ठीक, तो 46 के बाद एक क्या हो जाएगा? 47 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 47 हो जाएगा। ठीक, तो बेबी विथ डाउन, बेबी विथ डाउन का मतलब है कि बेबी जो होगा वो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित होगा। क्या होगा? ग्रसित। जैसे यहाँ पे देखिए दिखाया है कि 46 क्रोमोसोम्स तो होते हैं, 46 के बाद जो 21वां है यह अलग नहीं हो पाया, तो 21वां एक ही रह गया। 21वां क्या रह गया? एक ही रह गया। जब 21वां एक ही रह गया तो 46 ए है और प्लस 1 47 हो जाएंगे कि नहीं? तो यहाँ पे एक अतिरिक्त गुणसूत्र जब आ जाता है तो बच्चे के अंदर हो जाता है डाउन सिंड्रोम। क्या हो जाता है? डाउन सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है। तो देखिए डाउन सिंड्रोम को इसीलिए ट्राइसोमी 21 कहा जाता है, क्योंकि यही 21 जो गुणसूत्र है वही अलग नहीं हो पाता, वही एक्स्ट्रा हो जाता है, एक अतिरिक्त गुणसूत्र हो जाते हैं, तो गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है। और इस तरीके के जो बच्चा डाउन सिंड्रोम से ग्रसित होगा उसका दिमाग डाउन होगा, अर्थात वह मंद बुद्धि होगा, उसकी लंबाई भी डाउन होगी, अर्थात उसका लंबाई भी कम होगा, हाथ छोटे और चौड़े अर्थात बौनापन आ जाएगा, चेहरा एकदम सपाट रहेगा। या आप कह सकते हैं कि डाउन सिंड्रोम जो है एक आनुवांशिक विकार है जो असामान्य कोशिका विभाजन सही से नहीं हो पाएगा। असामान्य कोशिका विभाजन के कारण गुणसूत्र 21 के अतिरिक्त आनुवांशिक सामग्री की वजह से होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगला आ जाता है कि बच्चे का निर्माण का सही क्रम क्या है। तो दोस्तों देखिए बच्चों के निर्माण का सही क्रम यहाँ पे आपको दर्शाया गया है कि सबसे पहले प्रक्रिया होती है प्रजनन की। तो प्रजनन की प्रक्रिया में नर युग्मक और मादा युग्मक भाग लेते हैं। नर युग्मक होता है शुक्राणु और मादा युग्मक होता है अंडाणु। शुक्राणु को स्पर्म कहते हैं और अंडाणु को एग कहते हैं। जब शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन जो होता है, संलयन होता है, शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है, दोनों जाके एक ही में संलयित हो जाते हैं। तो दोनों संलयित होने के बाद, दोनों मिलने के बाद एक नई कोशिका बनाते हैं जिसका नाम है युग्मनज या जाइगोट। शुक्राणु भी कोशिका है, अंडाणु भी कोशिका है, ये दोनों जब निषेचन के बाद मिलते हैं तो एक बड़ी कोशिका बनाते हैं जिसका नाम है युग्मनज या जाइगोट। उसके बाद इसमें कोशिका विभाजन होता रहता है, कोशिका विभाजन होता रहता है। उसके बाद धीरे धीरे भ्रूण या संतति या संतान या शिशु का निर्माण हो जाता है, और यह होता है ब्लास्टोसिस्ट प्रक्रिया के द्वारा। तो यहाँ पे बच्चे के सही निर्माण का क्रम जो है, पहला देखिए यहाँ पे आपको शुक्राणु और अंडाणु क्या होंगे? मिलेंगे। उसके बाद प्रक्रिया होगी निषेचन या संलयन की। उसके बाद बनेगा क्या? युग्मनज का निर्माण होगा, और अंत में ब्लास्टोसिस्ट क्रिया के द्वारा शिशु का क्या होगा? निर्माण होगा। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे नोट में लिखा है कि मानव व्यक्तित्व जो है आनुवांशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। तो हमने आपको कई बार बताया है कि मानव का व्यक्तित्व जो होता है, जो मानव में कुछ चीज़ें, जैसे मान लीजिए बुद्धि का विकास है, तो बुद्धि की योग्यता जो है माता पिता से बच्चों में आ जाती है। तो मान लीजिए माता पिता दोनों तीव्र बुद्धि के, दोनों मंद बुद्धि के हैं, तो बच्चा भी कैसा होगा? मंद बुद्धि का होगा। लेकिन अगर स्वच्छ वातावरण, अच्छा वातावरण वह पा गया तो वही मंद माता पिता के मंद बच्चे की योग्यता तीव्र बुद्धि में क्या हो सकती है? परिवर्तित हो सकती है। अर्थात मानव व्यक्तित्व जो है आनुवांशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। अर्थात मानव के व्यक्तित्व निर्माण में कुछ गुण या कुछ योग्यता माता पिता या पूर्वजों से प्राप्त होता है, तथा कुछ हम खुद वातावरण से अर्जित करते हैं, जैसे बुद्धि की योग्यता। अगला आ जाएगा वातावरण, मतलब विकास को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक वातावरण भी है। सबसे महत्वपूर्ण कारक वंशानुक्रम है, उसके बाद महत्वपूर्ण कारक कहेगा तो क्या है? वातावरण भी है। अब देखिए वातावरण जो है वह पोषण से संबंधित है। क्या है? पोषण से संबंधित है, और पोषण का मतलब होता है
आवश्यक भोज्य पदार्थ जिसे हम वातावरण से क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। तो वही बात कहा है कि वातावरण से हम क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। वातावरण से चीज़ों को हम क्या करते हैं, जो गुण या योग्यता हमारी माता पिता के द्वारा मिला है उसको और बढ़ाते हैं, अर्जित करते हैं कुछ नया चीज़। इसे गत्यात्मक संरचना भी कहते हैं। जैसे वंशानुक्रम स्थिर संरचना था, वैसे वातावरण गत्यात्मक संरचना है। अर्थात वंशानुक्रम से प्राप्त जो भी गुण या लक्षण या योग्यता है उसको दिशा व दशा मिलती है किसके द्वारा, वातावरण के द्वारा। जैसे माता पिता से बुद्धि की योग्यता आपको मिली है, माता पिता दोनों मंद बुद्धि के हैं, तो बालक भी क्या है, मंद बुद्धि का है। लेकिन उसे वातावरण कैसा मिल गया, एकदम स्वच्छ वातावरण मिल गया। वहाँ की कॉलोनी में सभी लोग पढ़ने लिखने वाले हैं, सभी नौकरी करने हैं, सभी शिक्षित हैं, वेल एजुकेटेड हैं, कहीं ना कहीं कोई काम हुआ करते हैं। तो वही मंद बुद्धि माता पिता का मंद बुद्धि बालक जो होगा वह कैसा हो जाएगा, तीव्र बुद्धि का हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे हमको उस योग्यता को क्या करना पड़ा, अर्जित करना पड़ा। इसीलिए हम इसको गत्यात्मक संरचना कहते हैं। ऐसा नहीं है कि माता पिता से बुद्धि की योग्यता आएगी तो वह बदलेगी नहीं, वह गति कर सकती है, इसीलिए उसको गत्यात्मक संरचना कहते हैं। वह तीव्र भी हो सकती है और मंद भी हो सकती है। अर्थात वंशानुक्रम से जो भी गुण या योग्यता हमारे अंदर आती है उसको दिशा व दशा देने का काम कौन करता है, वातावरण। अब यहाँ पे देखिए, बालक के विकास में वातावरण जो है कुछ संबंधित है, कुछ प्रभावित कर रहा है कि नहीं। तो बुद्धि तो वंशानुक्रम से हमको क्या हो गई, प्राप्त हो गई। बुद्धि की योग्यता तो हमको वंशानुक्रम से क्या हो गई, प्राप्त हो गई। लेकिन तेज होगी कि धीमी, यह निर्भर करेगा वातावरण पर। अर्थात बालक के विकास पर वातावरण का भी क्या है, प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं है। उसके बाद आगे देखते हैं, स्किनर ने कहा है कि दूषित वातावरण, देखिए इन्होंने कन्फर्म कर दिया है कि दूषित वातावरण व गंभीर रोग नवीन योग्यताओं को कुंठित या निर्बल बना देते हैं। अर्थात नवीन योग्यताएं कहिए चाहे जन्मजात योग्यताएं कहिए, जो माता पिता से आपकी बुद्धि की योग्यता मिली है। मान लीजिए माता पिता तीव्र बुद्धि के हैं तो बच्चा भी क्या होगा, तीव्र बुद्धि का होगा। तो इसके अंदर तो योग्यता आई है तीव्र बुद्धि का, लेकिन इसको वातावरण कैसा मिल गया, दूषित वातावरण। डेली मार झगड़ा, गांजा चरस दारू झगड़ा मार मर्डर यही सब वहाँ पे होता ही है। तो ऐसा वातावरण जब मिल जाएगा तो यही बालक जो तीव्र बुद्धि का होना चाहिए था और इसका विकास बहुत तेज़ी से होना चाहिए था, इसके सारी की सारी जो जन्मजात योग्यताएं हैं, तर्क शक्ति की योग्यता, बुद्धि की योग्यता, कल्पना शक्ति की योग्यता, चिंतन शक्ति की योग्यता, समस्या समाधान की योग्यता, सृजनात्मकता, जितनी भी योग्यताएं हैं सब की सब कुंठित या निर्बल हो जाएंगी, सब की सब दब जाएंगी। तो देखिए, होना तो तीव्र चाहिए था लेकिन वातावरण ने क्या कर दिया, एकदम मंद बुद्धि कर दिया। इसका मतलब स्किनर ने सही कहा है कि वातावरण जो है वह विकास को प्रभावित कर सकता है। तो विकास को प्रभावित करने वाला यह सबसे महत्वपूर्ण कारक में दूसरा है। ठीक है, माता पिता दोनों की बुद्धि तेज है तथा बच्चे का वातावरण दूषित है, सही नहीं है, तो हो सकता है कि बच्चा मंद बुद्धि हो। माता पिता दोनों स्वस्थ हैं, बच्चे को गंभीर रोग या चोट है, तब भी वह जो है हो सकता है कि मंद बुद्धि का हो। यहाँ पे है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता उनके वातावरण पर ही निर्भर करता है तथा वंशानुक्रम पर। तो देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता जो है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता जो है वातावरण पर भी निर्भर करता है और वंशानुक्रम पर भी निर्भर करता है, जो व्यक्ति एक दूसरे से थोड़े थोड़े भिन्न होते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन भी लिखा है कि प्रकृति एवं पोषण विवाद संबंधित है। तो हमने आपको बता दिया था कि प्रकृति मतलब जो चीज़ नेचुरली मिले यानी अनुवांशिकी, और पोषण का मतलब हमने बताया था वातावरण। अर्थात प्रकृति एवं पोषण विवाद जो है अनुवांशिकी एवं वातावरण से संबंधित है। अर्थात प्रकृति एवं पोषण विवाद में मनोवैज्ञानिक का एक मत नहीं है कि विकास पर किसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, प्रकृति का या पोषण का। कुछ लोग दोनों को समान बताते हैं कि बालक के विकास पे दोनों का समान प्रभाव पड़ता है। कुछ लोग वंशानुक्रम को ज़्यादा, वातावरण को कम, कुछ लोग वातावरण को ज़्यादा, वंशानुक्रम को कम बताते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, बुद्धि की योग्यता कहिए चाहे मानसिक संरचना कहिए या मानसिक विकास कहिए, ये सब भी जो है आपकी विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। चाहे आप शारीरिक विकास कहिए, मानसिक विकास कहिए, संवेगात्मक विकास कहिए, नैतिक विकास कहिए, कोई भी विकास आप कहेंगे, सारा का सारा विकास जो है विकास को प्रभावित करने वाला एक कारक है। तो यहाँ पे बुद्धि की बात हमने कई बार की कि बुद्धि भी विकास को प्रभावित करने वाला एक कारक है। जैसे समस्या समाधान करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आप समस्या बच्चे को दे दिए 2+3 कह दिए कि इसको सॉल्व करो, अगर वह बच्चा चिंतन कर ले रहा है, कल्पना कर ले रहा है, निर्णय ले रहा है, तर्क शक्ति कर ले रहा है, तो ये उसके बुद्धि की योग्यता है, अपनी बुद्धि के द्वारा यह कर रहा है। तो हमने आपको कई बार बताया कि हो सकता है कि माता पिता जो हैं तीव्र बुद्धि के हैं और
बच्चा भी जो होगा तीव्र बुद्धि की योग्यता का होगा, लेकिन निर्भर करेगा किस पे, वातावरण पर। देखिए माता पिता दोनों क्या हैं, तीव्र बुद्धि के, बच्चा भी क्या होगा, तीव्र बुद्धि की। तो बुद्धि की योग्यता जो उसकी होगी वह वातावरण पर निर्भर करेगी कि तेज होगा कि धीमी होगी। अर्थात बालक के विकास में वातावरण जो है क्या करेगा, प्रभाव डालेगा, और वातावरण जब प्रभाव डालेगा तो बुद्धि भी प्रभाव डालेगी। हो सकता है बुद्धि तेज हो जाए, हो सकता है बुद्धि धीमी हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि बुद्धि भी विकास को प्रभावित करने वाली कारक है। अगला है पोषण। देखिए आवश्यक भोज्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन की कमी से तमाम प्रकार के रोग अर्थात कुपोषण का शिकार आदमी हो सकता है। अर्थात यह भी शारीरिक व मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला एक कारक है। अगर मान लीजिए आप आवश्यक भोज्य पदार्थ नहीं ग्रहण कर रहे हैं, आप कुपोषण के शिकार हो गए या किसी भी रोग के शिकार हो गए, तो आपका शरीर जब सही नहीं रहेगा तो आपका मानसिक विकास भी सही से नहीं होगा। अर्थात इस शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों को प्रभावित करेगा। अगला है आयु या उम्र। तो देखिए विकास हमेशा सही उम्र में होता है और विकास को प्रभावित करने वाला एक कारक उम्र भी है। जैसे देखिए शारीरिक विकास की बात करें तो शारीरिक विकास सबसे तेज़ जो होता है वह कब होता है, शैशवावस्था में होता है। और मानसिक विकास की सब बात करें तो मानसिक विकास सबसे तेज़ जो होता है वो बाल्यावस्था में होता है। और बुद्धि के विकास की बात करें तो वो सबसे तेज़ किस अवस्था में होता है, किशोरावस्था में होता है। अर्थात भाई हो सकता था कि विकास जब बच्चे का हो रहा है तो शैशवावस्था में ही मानसिक विकास और बुद्धि का विकास भी तेज़ हो जाना चाहिए था ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अर्थात विकास जो है, विकास को प्रभावित कौन करता है, उम्र या आयु भी करती है। वैसे ही केवल शारीरिक विकास की बात करें तो शारीरिक विकास जो होता है शैशवावस्था में तेज़ होता है और बाल्यावस्था में धीमा होता है और किशोरावस्था में पुनः क्या होता है, तेज़ होता है। अर्थात देखिए शारीरिक विकास ही है लेकिन अलग अलग उम्र में अलग अलग हो रहा है। अर्थात विकास को प्रभावित कर रहा है, नहीं उम्र कर रहा है। तो विकास को प्रभावित करने वाला एक कारक उम्र भी होता है। लिंग या सेक्स या यौन। तो देखिए लिंग जो होता है एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। तो मेल और फीमेल की बात करें तो क्या लिंग भी विकास को प्रभावित करता है, तो हाँ सही है। शुरू में बच्चियों का विकास बच्चों से तेज होता है। शुरू में बच्चियों का विकास जो होता है बच्चों से तेज होता है। इसका मतलब ये है कि लिंग भी जो है विकास को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। या आप देखिए लगभग 14 वर्ष तक बच्चियों का विकास बच्चों के विकास से तेज होता है। वो चाहे शारीरिक विकास हो, चाहे मानसिक विकास हो, चाहे परिपक्वता हो। तो जो है शारीरिक विकास, मानसिक विकास और परिपक्वन जो है उसमें जल्दी आ जाती है। ठीक है, कक्षा 8 की लड़कियों को देखेंगे तो लड़कों से जल्दी जो है क्या करती हैं, उत्तर बता देती हैं। या प्राइमरी में ही हम लोग पढ़ाते हैं तो उसमें देखिए कक्षा 5-4 की लड़कियां जो है बहुत तेज़ी से बताती हैं, जबकि 4 और 5 के लड़के ही जो है बहुत कमज़ोर रहते हैं। उसके बाद देखिए प्रजाति। तो प्रजाति भी जो है लिंग को प्रभावित, जो विकास को प्रभावित करने वाला एक कारक है। इसका उदाहरण है कि अमेरिका में काले निग्रो प्रजाति के लोग गोरे अमेरिकन से कम बुद्धिमान होते हैं। यानी जो काले निग्रो प्रजाति के लोग हैं वो कम बुद्धिमान होते हैं गोरे अमेरिकन से। अर्थात आप कह सकते हैं भाई अमेरिका में जैसे मान लीजिए एक ही राज्य में दोनों रहते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं, वातावरण वही है, पेड़ पौधे सब वही है, जलवायु वही है, हर चीज़ वही है, फिर भी केवल प्रजाति अलग होने के कारण जो होते हैं काले निग्रो प्रजाति के कम बुद्धिमान और गोरे अमेरिकन ज़्यादा बुद्धिमान हो जाते हैं। वैसे ही बंदर में हजारों प्रजातियां होती हैं लेकिन सबसे बुद्धिमान प्रजाति चिंपैंजी या बनमानुष को माना जाता है। तो बताइए बंदर तो चिंपैंजी भी है ना, लेकिन सबसे बुद्धिमान क्या, सबके पास बराबर बुद्धि होनी चाहिए, लेकिन इसको जो है ज़्यादा बुद्धिमान माना जाता है। क्यों? क्योंकि भाई प्रजाति जो होती है वो विकास को क्या करती है, प्रभावित करती है। यहाँ पे जो चिंपैंजी प्रजाति है उनमें बुद्धि ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, जैसे अगर प्रजाति विकास को प्रभावित नहीं करती तो अनेक प्रजातियाँ ओबीसी, एसटी, एससी, जनरल इत्यादि को किसी को आरक्षण देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो प्रजाति जो होती है वो विकास को प्रभावित करती है। इसके अलावा दोस्तों परिवार भी जो होता है वो भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। अब परिवार का वातावरण मार झगड़ा वाला हो, अशिक्षा वाला हो, तो बालक का विकास उस हिसाब से नहीं होगा जिस हिसाब से होना चाहिए। चाहे वो शारीरिक विकास हो चाहे मानसिक विकास हो, हमेशा तनाव में रहेगा। वैसे सामाजिक आर्थिक स्थिति, जैसे मान लीजिए माता पिता जो हैं असामाजिक हैं और बच्चा सामाजिक है, तो बच्चा किसी के भी बीच में जाएगा तो उसके माता पिता की बुराई उसके मुंह पे अन्य बच्चे क्या करेंगे, कर देंगे। तो जब अन्य बच्चे कर देंगे तो वह हमेशा फिर तनाव में रहेगा, अरे यार मेरे माता पिता जो है असामाजिक हैं, ये इनके कारण मैं भी जी नहीं पा रहा हूँ।
तो उससे भी बच्चे के विकास को क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हमेशा तनाव में रहेगा, तो शारीरिक विकास और मानसिक विकास को प्रभावित करेगा। आर्थिक स्थिति मतलब पैसा वैसा नहीं है। जैसे मान लीजिए बगल का बच्चा जो है डेली अपना, उन्हीं के बगल का बच्चा जो है डेली 4 व्हीलर से पढ़ने जाता है, 2 व्हीलर से पढ़ने जाता है या साइकिल से जाता है। अब हमारे पास जो है 1 रुपये नहीं है, पैदल भी जाने भर का हिम्मत नहीं, टेम्पू से भी जाने भर का हिम्मत नहीं है, तब भी आप हमेशा तनाव में रहेंगे, सोचेंगे कि अरे यार मेरे पास भी कैसे हो जाए, तो वो भी शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करेगा। वैसे विद्यालय नहीं भेज रहा है, मतलब मान लीजिए कोई बालक जो है डेली विद्यालय जा रहा है, कोई बालक विद्यालय ही नहीं जा रहा है। जो विद्यालय जा रहा है ज़रूर कुछ न कुछ सीखेगा, और जो विद्यालय नहीं जा रहा है वो कुछ नहीं सीख पाएगा, तो इसका विकास उस हिसाब से नहीं होगा। जैसे इसे आप बॉडमास क्वेश्चन दे देंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग बड़ा बड़ा दे देंगे भिन्न वाला, वो लगा लेगा, लेकिन इसको देंगे तो नहीं लगाएगा। पैसा भले कमा ले लेकिन लगा नहीं पाएगा, अर्थात उस हिसाब से विकास नहीं होगा, अर्थात विकास को प्रभावित करेगा। खेल एवं व्यायाम, तो खेल एवं व्यायाम भी अगर आप नहीं कर रहे हैं तब भी वह आपके विकास को प्रभावित करेगा। जैसे शारीरिक विकास को प्रभावित कर सकता है, आप खेल नहीं रहे हैं, व्यायाम नहीं कर रहे हैं, आप हमेशा हो सकता है कि बीमार रहें। जब हमेशा बीमार रहेंगे तो जो है आपका विकास जो है, शारीरिक विकास या मानसिक विकास जो है प्रभावित होगा। जैसे इकलौते बेटों को खेलने नहीं दिया जाता है, बेटा अंदर ही रहो, बाहर जाओगे चोट लग जाएगी, कौन दवाई दिलाएगा। तो खेल एवं व्यायाम भी विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर खेल एवं व्यायाम नहीं करेंगे तब भी विकास का कोई ना कोई पक्ष जो है कमज़ोर हो जाएगा। दिनचर्या भी अगर सही नहीं है तब भी विकास को प्रभावित करेगा। जैसे सुबह कब उठना है, कब मंजन करना है, कब ब्रश करना है, कब पढ़ाई करना है, कब खेलना है, कब सोना है, सारी चीज़ें अगर फिक्स नहीं रहेंगी, थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो सकता है। अब ये नहीं कि आप सोएंगे मान लीजिए 12 बजे और जागेंगे आप 9 बजे, कभी 9 बजे जाग रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, कभी 12 बजे आप जाग रहे हैं। तो ऐसा जब करेंगे, दिनचर्या आपकी सही नहीं होगी, तो भी आपका विकास जो है कुछ न कुछ शारीरिक या मानसिक रूप से प्रभावित होगा। विश्राम या निद्रा अगर सही से आप नहीं ले रहे हैं तब भी विकास क्या होगा, प्रभावित होगा, और इससे सबसे ज़्यादा मानसिक विकास प्रभावित होता है। आप मानसिक रूप से तनाव में आ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी जो हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे इम्पॉर्टेंट है थायराइड ग्रंथि। तो देखिए दोस्तों, थायराइड ग्रंथि जो है, इस ग्रंथि से रस का स्राव नहीं होता, तो हड्डियों का विकास ठीक से नहीं हो पाता। अर्थात कुल मिला जुला कहने का मतलब ये है कि जो थायराइड ग्रंथि है इससे रस का स्राव होता है। अगर यही रस का स्राव नहीं होता तो हड्डियों का विकास सही से नहीं हो पाता, अर्थात यह शारीरिक विकास को क्या करती, प्रभावित करती कि नहीं करती। और जब आपका शारीरिक विकास प्रभावित हो जाता तो सारे के सारे विकास जो है परस्पर संबंधित है, सारे के सारे विकास क्या हो जाते, प्रभावित हो जाते। उसके बाद दोस्तों देखिए, पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यह क्वेश्चन आपके मनोविज्ञान में पूछा है कि पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, अंतःस्रावी ग्रंथियों में यह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है कौन है, पीयूष ग्रंथि। तो आपसे पूछेगा सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, तो आप बताएंगे पीयूष ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, यह तो एकदम छोटी ग्रंथि होती है, लेकिन इस ग्रंथि से मनुष्य की संपूर्ण शारीरिक व मानसिक क्रिया को नियंत्रित किया जाता है। और यह ग्रंथि यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही यही ग्रंथि ये है। तो ये ऐसी ग्रंथि है कि मानव के संपूर्ण शारीरिक विकास को और संपूर्ण मानसिक क्रिया को क्या करता है, नियंत्रित करता है। यह मस्तिष्क में स्थित होता है। मस्तिष्क व शरीर को संतुलित बनाए, मतलब मस्तिष्क और शरीर को क्या करता है, संतुलित बनाता है। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो कभी कभी गाड़ी आप चलाते हैं, शरीर जो है आपकी गाड़ी चलाती है, लेकिन आपका मस्तिष्क वहाँ से क्या हो जाता है, हट जाता है। तो मस्तिष्क को वापस नियंत्रण करने का काम, यानी मानसिक क्रिया को नियंत्रण करने का काम किसका है, पीयूष ग्रंथि का है। और होश में लाता है, अरे भैया गाड़ी चला रहे हैं, कहाँ चले गए हैं कि उनको मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, झगड़ा हो गया है, ऐसा नहीं सोचना है। तो मस्तिष्क व शारीरिक शरीर को संतुलित बनाए रखने का काम होता है पीयूष ग्रंथि का। अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथि भी जो होती हैं बालक के शारीरिक व मानसिक विकास को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा देखिए, अधिगम भी जो होता है, यह भी आपको क्या करता है, आपके विकास को प्रभावित करता है। अधिगम अगर आप नहीं करेंगे तो आप थोड़े कम सीख पाएंगे, अधिगम ज़्यादा करेंगे तो आप ज़्यादा सीखेंगे। शिक्षा भी आपके विकास को प्रभावित करता है, विद्यालय भी आपके विकास को प्रभावित करता है। ये सारे के सारे जो है आपके विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण कथन है, जैसे क्रो ने कहा, विकास परिवर्तनों की श्रृंखला है जो भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक जाती है। उसके बाद देखिए, स्किनर ने कहा कि विकास एक सतत और धीमे धीमे चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। तो ये सारे आप लोगों को याद रखना है। ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। धन्यवाद।